अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं बहुत टाइम से इस टॉपिक पर चीख कर बात करना चाह रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो टॉपिक है वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है समटाइम्स कि उसको समझना आपके और मेरे जैसे बंदे के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। और इसको समझने या इस पर रिसर्च करने से बेहतर बंदा कहता है कि यार इनको जान दो, बिकॉज इसको समझ कर आई गेस कोई फायदा भी नहीं होगा। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस टॉपिक को लेकर आपको बहुत अच्छे तरीके से और आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकूं। देखो यार, पाकिस्तान की इकोनॉमी को समझना, उस पर रिसर्च करना और उसकी किसी कंक्लूजन पर पहुंचना लिटरली इस तरह से है जिस तरह आप अपनी आंखों के सामने किसी मोर्चे को होते देखें। और यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना इज लाइक अ नाइटमेयर। बिजली ही नहीं आती यार, और अगर आ जाए तो काम पर ध्यान से ज्यादा ध्यान आपका आपके मीटर पर होता है। जहाँ पर बाहर के मुल्कों में लोग बारिश के मौसम को एंजॉय करते हैं, हमारे मुल्क में हमें ये एंजॉय बगैर एसी और पंखों के करना पड़ता है, लाइक फुल टाइम एंजॉय। जैसे ही जरा सी बारिश होती है लाइट ही नहीं होती। जहाँ पर हम रोज एक मेरे जैसे गरीब को बिजली के बिल पर रोते हुए देखते हैं, सेम उसी तरीके से हम देखते हैं कि इस मुल्क में एक तबका ऐसा भी है जिसको इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तबके को किसी भी किस्म की इन्फ्लेशन, प्राइस हाइक या किसी भी किस्म की हड़ताल से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ऐसा क्यों है आखिर? तो ऐसे हालात में आप और मैं पाकिस्तान से भाग जाने की बजाय पाकिस्तान में रहते हुए क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? और अगर इस सब के अंदर हमारे दिमाग के अंदर बिजनेस करने का कोई आइडिया आ जाए तो फिर क्या पाकिस्तान में बिजनेस वाकई में आउट ऑफ बिजनेस हो गया है? और इस सब को रोकने के लिए आपको, मुझे और गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है, इन सब को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। 2024 में पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट 1.63 बिलियन डॉलर से ऊपर जाके 1.95 बिलियन डॉलर्स के करीब पहुंच गया, जो कि सालाना अगर जिसकी ग्रोथ देखी जाए तो 19.7% के करीब आती है। आप में से जिसको ट्रेड डेफिसिट के बारे में नहीं पता, तो ट्रेड डेफिसिट एक्चुअली में तब होता है जब किसी भी मुल्क की इंपोर्ट्स उसकी एक्सपोर्ट्स से ज्यादा बढ़ जाती। अगर मैं इसको सिंपल अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये इस तरह से है कि जब आपका मुल्क चीजें बेचने की बजाय ज्यादा खरीदना शुरू कर दे दूसरे मुल्कों से, तो फिर उस मुल्क के लिए ट्रेड डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ट्रेड डेफिसिट का बढ़ते रहना हमेशा कोई गलत इंडिकेशन भी नहीं होती। तो कुछ एक्सपर्ट्स जो है इकोनॉमी के, वो ट्रेड डेफिसिट के बढ़ने को इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि जब भी कोई मुल्क अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए रॉ मटेरियल्स को बाकी मुल्कों से खरीदता है, तो फिर उस चक्कर के अंदर क्या होता है कि उस साल के अंदर उसका ट्रेड डेफिसिट जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। बट अगर यहाँ पर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर कहानी बिल्कुल उलट है, बिकॉज मुझे इस मुल्क के अंदर रियल इस्टेट, आईटी या गाड़ियों के कारोबार के अलावा और कोई ऐसा कारोबार नजर नहीं आता जो लोग कर रहे हों जिसके चक्कर में पाकिस्तान को रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ जाए और हमारा ट्रेड डेफिसिट ऊपर जाना शुरू हो जाए। एंड ऑब्वियसली हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारी टूटी हुई कमजोर बुनियाद, बल्कि मैं कहूंगा कि बेबुनियाद इकोनॉमी की तरफ एक इशारा है। कुछ सर्विस के मुताबिक ये पता चला है कि पाकिस्तान के 2024 में 40 लाख के करीब जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं वो बेरोजगार हैं। और जो टैक्स के हालात चल रहे हैं, तो जो सैलरी वाले लोग हैं उन पर भी जो टैक्सेस की बम्बार्डमेंट हुई है, उनका गुजारा किस तरीके से होगा इसके ऊपर तो हम अभी बात कर ही नहीं रहे। क्या दिन थे जब हम पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल जायंट्स को देखा करते थे। पाकिस्तान में खुशी के साथ बिजनेस करते हुए ये जो जायंट्स थे, उन्होंने जब 1970s और 80s के अंदर पाकिस्तान की नेशनलाइजेशन पॉलिसी देखी और उसमें जब सफर किया, तो ये सब के सब पाकिस्तान से भागना शुरू हो गए। और इस सब को बहुत सारे एक्सपर्ट्स उस वक्त के अभी भी कहते हैं कि ये सब पाकिस्तान के फायदे में था अगर उस लिहाज के या उस टाइम के मुताबिक देखा जाए। बट मैं अगर देखूं इसको अपने नजरिए से, तो मैंने उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान के इस बिजनेस डेवलपमेंट वाली जो ग्रोथ का चार्ट था उसको नीचे जाते हुए ही देखा है। ये जो डिक्लाइन था इस चार्ट के अंदर वो 1970s से शुरू हुआ है और आज तक जारी है। वॉल्ट डिज्नी जैसी कंपनी जो कि पाकिस्तान से सालाना अराउंड 200 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करते थे टेक्सटाइल से, उन लोगों ने 2014 में ही पाकिस्तान से तमाम एक्सपोर्ट्स बैन कर दी थी। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपकी लिस्ट भरी पड़ी है कि किस तरीके से बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल के अंदर जो है वो रीलोकेट हुई फ्रॉम पाकिस्तान। कुछ बांग्लादेश चले गए, किसी ने अपनी टोटल नीश शिफ्ट कर ली और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से सब के सब अपना इंटरेस्ट लूज करते गए। जहां हम हमारे हमसाये मुल्क में देखते हैं कि FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का रुझान वहां पर शुरू से ही कायम दायम है, यहाँ पर कोई क्यों नहीं आता? यहाँ पर आकर बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता? वैसे तो बहुत सारी रीजंस हैं इस सब की, बट कुछ रीजंस जो मैंने फिगर आउट की हैं आज की इस वीडियो के लिए, उनमें से एक रीजन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी।
नेशनलाइजेशन पॉलिसीज, इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। नेशनलाइजेशन पॉलिसीज के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से 1970s के अंदर ये काम शुरू हुआ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़े बड़े जाइंट्स पाकिस्तान में बिजनेस करने का इंटरेस्ट लूज करते गए। और अगर इसकी डिटेल में जाकर बात की जाए तो इस 10 साल के टेन्योर के अंदर एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो भी बन सकती है। और अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की जाए तो किस हद तक करें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात। कोई आज तक प्राइम मिनिस्टर भी 5 साल का टेन्योर यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर सका जब, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई बाहर का इन्वेस्टर पाकिस्तान में आकर इंडस्ट्रियलाइजेशन करे, जब यहाँ पर एक लोकल दुकानदार भी अपना फ्यूचर प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, अपना ग्रोथ चार्ट डिफाइन नहीं कर सकता, जब उसी के लिए इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटीज हैं इस मुल्क के अंदर, तो कोई बाहर का इन्वेस्टर आकर FDI क्यों देगा, कोई फैक्ट्री क्यों लगाएगा पाकिस्तान के अंदर। हम यहाँ पर बाहर के इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, जबकि डॉन न्यूज की इस रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि जो ऑलरेडी पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेसमैन भी 2024 में अपना इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। आपको जब पता ही नहीं है कि आज अगर आप एक रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल 10 रुपए का खरीद रहे हैं तो वो कल 15 रुपए का होगा या 12 रुपए का होगा, जब इतनी अनसर्टेनिटी हो जाएगी तो किस तरीके से आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकेंगे फॉर योर बिजनेस। अगर आज की डेट पे कोई बंदा आकर पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाता है तो उस फैक्ट्री को प्रॉफिटेबल होते हुए भी 5 से 10 साल लग जाते हैं। इस तरह के बड़े कैपिटल वाले बिजनेसेस पाकिस्तान में स्टार्ट करना बगैर गवर्नमेंट की सपोर्ट के और विदाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसीज के पाकिस्तान में इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इस सब की वजह से जो डिक्लाइन आ रहा है बिजनेसेस के अंदर, उसके अंदर एक मेजर चंक आता है आपके इतने हैवी टैक्स की वजह से, जो कि आपने इतना अनफ्रेंडली करके बिजनेसमैन के लिए बना दिए। गवर्नमेंट का फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस बात पर है कि किसी ना किसी तरीके से IMF के सामने इकोनॉमी को बना चढ़ा के बस पेश कर दिया जाए। आप गैलप सर्विस की इस रिपोर्ट को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि कितने ज्यादा बिजनेस ओनर्स टैक्सेशन से और करंट बिजनेस के हालात से अनसेटिस्फाइड है। एंड इसी वजह से हर नीश, हर मार्केट के अंदर तकरीबन हर बिजनेस ने ही नॉर्मल या एवरेज सेल से कम सेल्स की है इस दफा। अभी रिसेंटली मैंने इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर की एक रिपोर्ट पढ़ी, जिससे मुझे पता चला कि पाकिस्तान साल में जो प्रॉपर्टी अर्बन टैक्स अपने पूरे मुल्क से कलेक्ट करता है, जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 100 मिलियन से भी ज्यादा है, वो एज कम्पेयर टू चेन्नई के टैक्स से भी लेस है, जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 10 मिलियन है। यही वजह है कि हमारी गवर्नमेंट बजाय इसके कि टैक्स रेट को एक्सपैंड करे, वो उन्हीं पर मजीद टैक्स लगाए जा रही है जो कि ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को। और ये सब कुछ गवर्नमेंट सिर्फ रेवेन्यू टारगेट्स मीट करने के लिए कर रही है। रेवेन्यू टारगेट्स बेसिकली किस तरह का स्कोर है जो कि पाकिस्तान को हर सूरत में मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वो IMF को दिखा सकें और उनका ट्रस्ट अपने ऊपर कायम रख सकें। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता चलूं कि जो पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशो है वो 10% से भी नीचे है, यानी आप इसको दुनिया में लोएस्ट समझ सकते हैं। ये रेशो बेसिकली आपको बताती है कि आपकी GDP में से कितनी अवाम एक्चुअल में आपको टैक्स पे करती है। और इस सब हालात के बावजूद भी पाकिस्तान को अगले 12 महीनों के अंदर IMF को $29 बिलियन की किस्त अदा करनी है। यह है डेट की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, डिस्पाइट की पूरी अवाम रो रही है। गवर्नमेंट वो हर चीज कर रही है जिससे रेवेन्यू टारगेट्स पूरे हो सके। यहाँ तक कि सोलर एनर्जी के ऊपर भी टैक्सेशन हो रही है, जो कि लॉन्ग टर्म के ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन बनेगी। कैसे, ये एक अलग से बहुत लंबी डिबेट है। इसके अलावा अगर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की बात करें, जो कि एक और बहुत मेजर फैक्टर है इस सब के अंदर, तो वो समझ लें कि एक टोटल अलग से पूरा एक स्कैंडल। देखिए, समझना जरूरी ये है कि मान लेते हैं कि हमारे सारे बड़े डिसीजन जो है वो एस्टैब्लिशमेंट करती है, पॉलिटिशियंस करते हैं, लेकिन इस मुल्क में जज भी तो हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी तो हैं। वो लोग क्या करते हैं एक्चुअल में? तो वो लोग रेगुलेट कर रहे होते हैं इन सब चीज़ों को। तो जब तक वो ही अपना काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो सूरत हाल किस तरीके से बेहतर हो सकती है? इतने बुरे हालात है कि हमारी जो यूथ है उसका एक्चुअल में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया पाकिस्तान में बिजनेस करने का, और जो बची कुची उम्मीद है वो भी खत्म हो रही है। और अगर ऐसी सिचुएशंस में आप देखते हैं तो हमारी आवाम के पास इकोनॉमी में री इन्वेस्ट करने के लिए क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ रियल इस्टेट। और लोग दबा कर बस क्या कर रहे हैं कि अपना सारा पैसा किसी ना किसी वे में रियल एस्टेट में डाल रहे हैं, जो कि एक और अलार्मिंग चीज है। कोई भी बंदा इस मुल्क में फैक्ट्री लगाना नहीं चाहता आज की डेट में। वो मैनेज ही नहीं कर सकता आजकल की रेगुलेशंस को। वो बस गुलबर्ग में एक प्लॉट लेता है और उस पर अपनी डेवलपमेंट शुरू कर देता है। वो बिजनेस रेगुलेशन का बर्डन उठाता ही नहीं है। फिर गाड़ियों का कारोबार भी एक सेम एग्जाम्पल है, बट यहाँ पर भी गवर्नमेंट प्ले कर रही है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जब उनका दिल चाहता है वो इम्पोर्ट के ऊपर बैन लगा देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई बिजनेसमैन कैसे बिजनेस करेगा? पर यहाँ पर एक सेक्टर है जो बाकी तमाम सेक्टर से डिफरेंट है पाकिस्तान के अंदर,
और वो सेक्टर है आईटी सेक्टर। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की वजह से ये पॉजिटिव नहीं जा रहा, बल्कि गवर्नमेंट ने इस पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को इतनी कंट्रीब्यूशंस भी नहीं की और ना ही इसको कंट्रोल करने की कोई कोशिश की है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव में चला जाता। और हमारी रिसेंट दोनों गवर्नमेंट्स यानी इमरान खान की गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट्स ने आईटी सेक्टर को किसी ना किसी वे में फायदा ही पहुंचाया, एंड इसी वजह से हमने ईयर बाय ईयर अपने इस सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ देखी। तो यार अगर इशू की बात की जाए तो इश्यूज तो बहुत हैं और हर इशू के ऊपर सेपरेट एक लॉन्ग वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन अगर सोल्यूशंस की बात करें तो वो बहुत कम है। अगर बिजनेस करना चाहते हैं आप पाकिस्तान के अंदर और आप एक रिलायबल सेक्टर ढूंढ रहे हैं कि किस सेक्टर या किस नीश के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो आईटी इज द वे फॉरवर्ड, बिकॉज इस वक्त सबसे ज्यादा स्टेबल हालात जो लग रहे हैं मार्केट के अंदर वो आईटी सेक्टर के ही हैं, एंड ग्राफ इज पॉजिटिव। एंड प्लीज आईटी का मतलब ये नहीं है कि आप बैटिंग एप्स पर गेम्स खेलना शुरू कर दें या फिर पिरामिड स्कीम्स के पीछे पड़ जाएं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लिजिट स्किल्स की। वेब डेवलपमेंट हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, गेम डेवलपमेंट हो गया, एआई हो गया। ये सब वो स्किल्स हैं जिनके टीचर्स आपको यूट्यूब पर फ्री सब कुछ सिखा रहे हैं। इन सब स्किल्स की तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। स्टार्ट स्मॉल और स्किल स्टैक करना स्टार्ट, एंड फिर 1% बिजनेस से स्टार्ट, एंड आहिस्ता आहिस्ता वो आपका 1% बिजनेस जो है वो स्मॉल बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड फिर स्काई इज द लिमिट। इसके अलावा अगर बाकी सेक्टर्स की बात करें तो जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर वो आई गेस आज भी वही 50 साल पुरानी फैमिलीज जो कर रही हैं वही कर रही है। लाइक शुगर हो गया, स्टील मिल्स हो गई, टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो गई। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई न्यू एस्पायरिंग पाकिस्तानी जो कोई बिजनेस करना चाहता है वो आज की डेट के अंदर इस कॉम्प्लेक्स बिजनेस माफिया के अंदर घुसना चाहेगा, बिकॉज कंपटीशन बहुत टफ है और एक अलग किस्म की मोनोपोली क्रिएट हुई है पाकिस्तान के अंदर इन सभी सेक्टर्स के अंदर। बट स्टिल हमारा काम है कि हम इनोवेटिव सोचें और जहां पर भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले हम वहां पर शाइन करें। मसले मसाइल इश्यूज सब चलते रहेंगे लाइफ के अंदर, लेकिन खुद को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। हमेशा प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि हम प्रॉब्लम को लेकर बैठे रहें और इसी चक्कर में कुछ भी ना कर सकें लाइफ। आई होप कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल रही होगी। मेरा नाम है वजी काज़मी और मैं मिलूंगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।